नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार की परीक्षा हो, राजस्थान की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बिहार एसएससी की परीक्षा हो, टीआरई की परीक्षा हो, इन सब को ही ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। ऐसे टॉपिक को हम चुनते हैं जिससे निश्चित रूप से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में इतना व्यापक कवरेज जितना आज आपको मिलने वाला है, इससे पहले आपके पास नहीं रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और चूंकि दोस्तों हमने राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न टॉपिकों को जो है एक क्रम में पढ़ा है, ठीक है, तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चूंकि माउंटबेटन योजना पढ़ चुके हैं, देश का विभाजन जो है वो हो चुका है, ठीक है, और देश के आज़ाद जो देश हुआ था भारत, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ ही जो है उस पर आधिकारिक मुहर लगा था, आधिकारिक स्वीकृति इसे मिली थी दोस्तों। तो इस अधिनियम के जितने भी प्रावधान थे, महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आज हम उस पर जो है एक एक करके बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। माउंटबेटन जब ये भारत आए थे, भारत के अंतिम वायसराय बन करके, तो माउंटबेटन ने एक योजना जो है पेश की थी जिसका नाम है माउंटबेटन योजना, ठीक है। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो माउंटबेटन ने जो योजना पेश किया था, तो उस योजना को वैधानिक स्वरूप देने के लिए, माउंटबेटन योजना को वैधानिक स्वरूप देने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है यह अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो कोई भी जो अधिनियम होता है वह अधिनियम के रूप में पारित होने से पहले क्या होता है, एक विधेयक के रूप में जो है विधानमंडल के अंदर, संसद के अंदर जो है पेश किया जाता है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित विधेयक जो था यह पहली बार 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के अंदर पेश किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए इस डेट को याद रखेंगे। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित विधेयक को ब्रिटिश संसद में पहली बार पेश किया गया था। और बहुत ही स्पीड दिखाते हुए जो है अंग्रेजी सरकार ने बहुत ही स्पीड दिखाते हुए इसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है पारित भी कर दिया था। और ब्रिटिश साम्राज्य ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट जो थे उन्होंने इस पे हस्ताक्षर भी कर दिए थे और इसे विधिवत स्वीकृति मिल गई। और इसके साथ जो है यह विधेयक जो था यह अधिनियम बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके जितने भी प्रावधान थे, महत्वपूर्ण प्रावधान, उस सब को हम एक एक करके जो है जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में। और धारावार के किस धारा में क्या विवरण था, क्योंकि अगर कूट मिला बना करके आपसे मिलाने के लिए दे दिया जाए तो हम जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो अनुच्छेद के साथ जो है एक एक चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, कानून पढ़ते हैं तो बिना धारा के तो उसका कोई मोल ही नहीं है। तो इसलिए धारावार हम एक एक चीज को आज समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल जो परीक्षा में बनेगा वो क्या बनेगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं थी, ठीक है, कुल कितनी धाराएं थी। तो दोस्तों इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी, इसे ध्यान रखेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो गलत नहीं करना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी, ठीक है। अब देखिए कि भारत आजाद हुआ, आजादी हो गई, हमारे सेशन में भी भारत को हमने आजाद करा लिया है, ठीक है। तो जो प्रमुख पक्ष थे उन सब के बारे में जानना पड़ेगा ना। एक पक्ष जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, एक पक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, एक पक्ष जो मुस्लिम लीग थी, एक पक्ष जो देसी रियासत था,
ठीक है। तो इन सब के बारे में संबंधित प्रावधानों को हम धारावार तरीके से जो है एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो है कुल कितनी धाराएं थी? कुल 20 धाराएं थी। तो पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। और यह वही ब्रिटिश साम्राज्य है जहां पे हम अपनी एक बात मनवाने के लिए एक एक दशक तक जो है हमने इंतजार किया है। ठीक है, एक एक दशक तक हमने इंतजार किया और ये हर 10 वर्ष पे 20 वर्ष पे जो है एक चार्टर एक्ट लेकर के आए थे, एक अधिनियम बना करके लाते थे और उसमें थोड़े थोड़े सुधार करते थे, क्रमिक रूप से थोड़े थोड़े सुधार करते थे। लेकिन जब 1942 के आंदोलन के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत में सत्ता हस्तांतरित करके जो है भागना चाह रहे थे यहाँ से। तो इसलिए देख लीजिए कि 4 जुलाई को विधेयक पेश होता है और 18 जुलाई को वो पारित भी हो जाता है। कितना स्पीड पकड़ लिया, देख लीजिए। अगर ये स्पीड पहले ही पकड़ लिया होता तो शायद भारत पहले ही आज़ाद हो गया होता, जो कि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। और ब्रिटिश संसद के इतिहास की अगर बात करें तो ब्रिटिश इतिहास में इससे तेज पारित होने वाला कोई दूसरा अधिनियम नहीं था जितना तेजी से जो है इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि जल्दी से जल्दी भारत छोड़ के जो है भागना है। ठीक है। अब हम इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को जो है बारी बारी से, जो धारा के अंतर्गत किस धारा में क्या विवरण शामिल किए गए थे, उसको धारावार तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बात जो था वो क्या था कि 2 स्वतंत्र डोमिनियंस मतलब अधिराज्यों का गठन होगा। यह उल्लेख किस धारा में है? प्रथम धारा में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रथम धारा में जो उल्लेख है वो क्या है कि 2 स्वतंत्र डोमिनियंस का जो है गठन होगा। एक डोमिनियन कौन? भारत, और दूसरा डोमिनियन कौन? पाकिस्तान। ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ था। तो इसी अधिनियम के द्वारा जो है इसे आधिकारिक स्वीकृति मिलती है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक भारत और एक पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र संप्रभु डोमिनियंस जो है वो बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनके हाथ में जो है सत्ता सौंप करके इंग्लैंड चली जाएगी। ठीक है। अब इस अधिनियम के हम दूसरे धारा की बात करें तो इसमें विभाजन और सीमा निर्धारण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के धारा 2 में जो है विभाजन और सीमा निर्धारण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है। जो भारत था और जो पाकिस्तान था, तो दोनों हिस्सों का भौगोलिक विवरण इसमें जो है शामिल किया गया है और यह निश्चित किया गया था कि बंगाल और पंजाब की विभाजन रेखा तय करने के लिए आयोग एक सीमा निश्चित करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सत्ता हस्तांतरण संविधान सभा की। तो तीसरे धारा में इसका उल्लेख था। तीसरे धारा में क्या उल्लेख था? सत्ता का हस्तांतरण और संविधान सभा के संबंध में। ठीक है। इसका उल्लेख किस धारा में है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तीसरे धारा में। और इसमें क्या जो है प्रावधान किए गए थे? दोनों हिस्सों मतलब भारत और पाकिस्तान, इन दोनों को के हिस्सों की संविधान सभाओं को शासन की पूर्ण सत्ता सौंप दी जाएगी। किसको सौंप दी जाएगी? संविधान सभाओं को शासन की पूर्ण सत्ता जो है वह प्रदान कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी। उसके बाद इन दोनों देशों की संविधान सभाओं को जो है अपना संविधान पूर्ण तरीके से बनाने का अधिकार होगा। यह उल्लेख भी इस अधिनियम में किया गया था कि भारत और पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो अपना संविधान का निर्माण खुद करेगी। ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम ने संविधान सभा के संप्रभुता पे भी ध्यान दिया। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को बदलने या रद्द करने की शक्ति दे दी गई संविधान सभा के हाथ में। ठीक है। अब ये मान लिया गया कि संविधान सभा ही करता धरता है, तो इसलिए संविधान सभा ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बनाया गया अब तक का जितना भी कानून है, चाहे कोई एक कानून है या तो सब या तो कोई एक, या जो भी जरूरत लगे उस हिसाब से, तो उसको उसमें संशोधन कर सकता है यह संविधान सभा, या उसको रद्द कर सकता है, उसको बदल सकता है। यह प्रावधान जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद इसके चौथे धारा में यह प्रावधान किया गया था कि इन दोनों अधिराज्यों मतलब भारत और पाकिस्तान, इनको यह अधिकार है कि वह अगर उनकी इच्छा हो तो वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य रह सकते हैं
अगर इच्छा नहीं हो तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्याग करके उस संस्था को बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो यह अधिकार भी जो है दिया गया। किस धारा में राष्ट्रमंडल के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 4 में। ठीक है, उसके बाद 6ठे धारा में क्या प्रावधान है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 6ठे धारा में प्रावधान है कि इन दोनों हिस्से के विधानमंडल को, मतलब भारत और पाकिस्तान, इन दोनों हिस्से के जो दोनों देशों के जो विधानमंडल हैं उनको अपने लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मतलब अब किसी प्रकार का कोई ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, कानून बनाने का पूर्ण अधिकार जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके 7वें धारा की बात करें, इस 7वें धारा में क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, न ही ब्रिटिश सरकार का कोई भी कानून भारत या पाकिस्तान के अंदर लागू होगा। ठीक है, इसका उल्लेख किस धारा में है? 7वें धारा में। 7वें धारा में यह उल्लेख है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद जो है ब्रिटिश सरकार का कोई भी अधिकार भारत और पाकिस्तान पर नहीं रहेगा। और अब तक जिन कानूनों के माध्यम से शासन करती आई थी अंग्रेजी सरकार भारत के अंदर, उस सब के लिए भी ये बोल दिया कि इनमें से कुछ भी भारत में लागू नहीं होगा। इसके साथ ही जो लंबे समय से एक भारत मंत्री का पद हुआ करता था, इस भारत मंत्री के पद को जो है पूरी तरीके से जो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो अब तक ब्रिटेन के सम्राट के खिताब से उसमें भारत का सम्राट भी जुड़ता था। जो ब्रिटेन का सम्राट था तो उसमें भारत का सम्राट भी जुड़ता था। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कई बार किए हुए हैं कि 1858 ईस्वी में जो है क्या हुआ, कंपनी से क्राउन के हाथों में सत्ता चली गई थी। ठीक है ना, सारी अथॉरिटी किसके पास ट्रांसफर हो गई थी? क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। तो इसलिए वो भारत के सम्राट भी कहे जाते थे, न कि सिर्फ ब्रिटेन के। ठीक है ना, तो यह कह दिया गया कि भाई अब इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में, ब्रिटेन के सम्राट के खिताब से आप सदा के लिए भारत का सम्राट सब जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत का सम्राट अब ये नहीं रहे, ब्रिटेन के सम्राट अब भारत के सम्राट जो थे वो नहीं रहे। यह प्रावधान भी जो है किया गया था दोस्तों। इसके साथ ही इसके 11वें धारा में एक प्रावधान था कि भारतीय नागरिक सेवाओं के सदस्यों के जो अधिकार हैं वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं किया जाएगा। तो यह उल्लेख कहाँ है? 11वें धारा में, इसे ध्यान रखें। 11वें धारा में उल्लेख है कि भारतीय नागरिक सेवाओं, जो सिविल सर्वेंट थे, उनके अधिकारों को जो है बनाए रखा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई जो है बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम अस्थायी शासन व्यवस्था की बात कर ले। मतलब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के बाद गठित हो गई थी, चुनाव हो गया था, अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया था। तो जो शासन व्यवस्था देश की चलनी थी उसके संबंध में भी जो है प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में। ठीक है, तो यह था कि संविधान सभा की दोहरी भूमिका होगी। संविधान सभा का एक काम तो संविधान निर्माण करना है, इसके साथ ही जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है और नया संविधान बनने के बाद जो है देश के अंदर चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक के लिए क्या होगा कि दोनों देश की संविधान सभाएं, भारत की भी और पाकिस्तान की भी, दोनों देश की संविधान सभाएं जो हैं वो विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। इसे ध्यान रखेंगे, क्या करेगी? पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करेगी। कौन? संविधान सभा। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, तो आगे भी पूछे जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करना है कि संविधान सभा तो संविधान सभा है तो वो विधायिका का काम कैसे करेगी, ऐसा नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा की दोहरी भूमिका होगी। ठीक है ना, क्या होगी? दोहरी भूमिका होगी कि वो संविधान का निर्माण तो करेंगे ही, भारत और पाकिस्तान दोनों के संविधान सभा के संदर्भ में यह बात था कि वो संविधान का निर्माण तो करेंगे ही, लेकिन संविधान का निर्माण करने के साथ साथ जो है वो दोनों देशों में शासन प्रशासन को भी संचालित करेंगे और विधायिका के रूप में भी कार्य करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 8वें धारा में स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के
8वें धारा में जो है अस्थायी शासन व्यवस्था संबंधित बात की गई थी और कहा गया था कि जब तक दोनों देशों में नया संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, क्योंकि निर्माण का कार्य तो चल रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो यह प्रावधान किए गए थे कि जब तक दोनों देशों के अंदर, भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है पूर्ण रूप से, तब तक दोनों ही देशों में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, और जो प्रांत है भारत के अंदर जो प्रांत हैं उनमें भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है शासन कार्य तब तक के लिए चलाया जाएगा। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अब देश आजाद हो गया, 1947 का अधिनियम पारित हो गया, तो अगर ऑप्शन में कमीशन डाल दे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है शासन किया जाना था, तो गलत हो जाएगा, उसे ध्यान रखना है। देश के आजाद होने के बाद भी जब तक जो है नया संविधान लागू नहीं हो जाता है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से संचालित होना शुरू नहीं हो जाती है, तब तक जो है यह 8वें धारा में 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के 8वें धारा में यह प्रावधान किया गया था कि तब तक दोनों ही देश में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी जो शासन संचालित किया जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर जो है इसके तहत संचालित किया जाएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार अधिनियम 1945 का प्रभाव जो है हमें वर्तमान भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है सीधे सीधे या कुछ बदलाव के साथ वर्तमान भारतीय संविधान में भी जो है शामिल किया गया है, जिसे ध्यान रखेंगे। और इस प्रावधान के समय यह भी बता दिया गया था कि अगर शासन चलाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में अगर कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो वो आवश्यक संशोधन किए जाने का शक्ति संविधान सभा के पास है, वो इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं विशेषाधिकार की। तो यह जो अस्थायी व्यवस्था थी, संविधान निर्माण होने, नए चुनाव होने, देश में विधानमंडल और संसद के ठीक तरीके से कार्य करने के बीच जो गैप था ये, तो इस दौरान जो है इस अस्थायी व्यवस्था के दौरान गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जो थे उनके पास किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, मतलब उनका जो है कोई वीटो का शक्ति जो है नहीं होगा, उनका वीटो का शक्ति कार्य नहीं करेगा। किनका? जो प्रांतों में गवर्नर थे उनका, और जो केंद्रीय गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका। ठीक है ना, मतलब वीटो की शक्ति उनके पास नहीं रहेगी। तो पता चला वीटो की शक्ति अगर अभी भी उनके पास छोड़ दिया जाता तो अब क्या पता, दिमाग घूम जाता माउंटबेटन का, तो कुछ उल्टा सीधा कर देता, कोई अरंगा लगा देता, फिर से नई बात कर देता। तो इसलिए 1947 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अब किसी भी, ना तो गवर्नर जनरल के पास ना ही किसी गवर्नर के पास अब किसी प्रकार का कोई वीटो शक्ति है। ठीक है, इसके 9वें धारा में स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 9वें धारा में जो है दोस्तों प्रांतीय विधानमंडल के बारे में भी प्रावधान किए गए थे कि जब तक संविधान के अनुसार नए चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक प्रांतीय विधानमंडल जो है, वर्तमान में जो प्रांतीय विधानमंडल जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो उसी तरीके से संचालित होते रहेंगे। यह प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया था दोस्तों, इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की व्यवस्था और उनकी नियुक्तियों के संबंध में जो प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर किया गया था उसके बारे में। ठीक है, इसके 5वें धारे में यह प्रावधान किया गया था कि दोनों अधिराज्यों के लिए, मतलब अधिराज्य में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डोमिनियंस का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, तो इन दोनों ही जगह, भारत में भी और पाकिस्तान में भी जो है एक एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, क्या होगा? एक एक गवर्नर जनरल होगा, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो तत्कालीन वहां का मंत्रिमंडल होगा उनकी सलाह से गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, न कि अंग्रेज वहां से कोई गवर्नर जनरल बिठाएगा। ठीक है ना, और इसी प्रावधान के तहत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जो है नियुक्त किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको लगेगा कि अरे भाई अब जब देश आज़ाद हो गया तो ये अंग्रेज को क्यों बनाएगा गवर्नर जनरल,
तो ऐसा नहीं है। देश के आज़ाद होने के बाद भी भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था, कौन बना था? देश की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और इनके बाद जो है सी राजगोपालाचारी ऐसे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। सी राजगोपालाचारी ऐसे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी दोस्तों। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है और गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम देसी रियासतों की एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देसी रियासत से संबंधित 10वें धारा में प्रावधान किया गया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से ब्रिटिश सरकार की देसी रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोपरिता जो थी उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। और देसी रियासतों को इन जो नवीन अधिराज्य थे भारत और पाकिस्तान, इनके साथ विलय करने के लिए जो है छूट दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई। उनको कहा गया कि भाई आप अगर चाहें तो भारत के साथ विलय हो जाइए, अपना कर लीजिए, मिल जाइए, या अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान के साथ विलय कर लीजिए। मतलब आपके पास जो है इस बात का स्वतंत्रता है कि आप या तो भारत में रहना चाहें तो भारत में रहिए, या पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान में जाइए। लेकिन तत्कालीन समय में लगभग 562 देसी रियासतें थीं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दूरदर्शी जो है दृष्टि की वजह से, जो है उनके शानदार नेतृत्व की वजह से जितने भी देसी रियासतें थी उनका भारत में जो है एकीकरण कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वो दिन आया 15 अगस्त 1947 का, जब देश आज़ाद हुआ दोस्तों। ये जो अधिनियम पारित हुआ था ये जुलाई में हुआ था, 4 जुलाई को पेश हुआ और 18 जुलाई को शाही स्वीकृति भी मिल गई। उसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। और इस अवसर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम का जो है अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसे ध्यान रखेंगे। 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को इन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह भाषण दिया था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। यहीं से भारत के अंदर एक नए युग की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। उनके भाषण की अगर हम कुछ अंशों की बात करें तो नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि कई वर्ष पूर्व हमने जो है नियति से एक वादा किया था, अब समय आ गया है कि हम उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। जब पूरी दुनिया जो है गहरी निद्रा में सो रही है, उस समय जो है भारत एक नवीन जीवन की, एक स्वतंत्र जीवन की यात्रा की जो है वह शुरुआत करेगा। यह स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी को तो निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में जिज्ञासा होती होगी और परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई जो इतना कुछ चल रहा है तो इस समय ब्रिटिश साम्राज्य में प्रधानमंत्री कौन थे, पूछ लिया जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इस समय इस अधिनियम के, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और क्लीमेंट एटली जो थे ये लेबर पार्टी से संबंधित थे, ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जो वहाँ विपक्षी नेता थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल तत्कालीन समय में विपक्षी पार्टी के नेता थे इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, और इन्होंने इस स्वतंत्रता विधेयक की जो है विंस्टन चर्चिल ने आलोचना की थी और इस विधेयक को विनाशकारी विधेयक बताया था, ठीक है ना। विनाशकारी विधेयक बोल के संबोधित किया था विंस्टन चर्चिल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विधेयक को विनाशकारी विधेयक कहा था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, हो सकता है कभी आपको परीक्षा में पूछ ले तो गलत नहीं करना है। सूचना आपके पास पूरी होनी चाहिए, क्लास जो है वो अधूरापन नहीं होना चाहिए। जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
अब हम बात कर लेते हैं जो पार्टीशन काउंसिल का गठन किया गया था देश को विभाजन करने के लिए, तो उस पार्टीशन काउंसिल विभाजन परिषद में कौन कौन सदस्य थे एक बार उनको भी जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अध्यक्ष तो सबसे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटेन से आए हुए भारत में अंतिम वायसराय भी थे। तो इस पार्टीशन काउंसिल के विभाजन परिषद के जो थे ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और भारत की ओर से जो है इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, कौन? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, इसे ध्यान रखेंगे। तो इस विभाजन परिषद के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर परीक्षा में यहाँ से पूछे जाए, ये मिसलेनियस फैक्ट है, गलत नहीं करना है। और पाकिस्तान की ओर से विभाजन परिषद में कौन लोग शामिल थे? एक थे लियाकत अली खान और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये लियाकत अली खान जो थे ये जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, इसे ध्यान रखेंगे। तो पार्टीशन काउंसिल के 2 भारतीय सदस्य कौन हुए? एक सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पाकिस्तान की तरफ से एक लियाकत अली खान और एक मोहम्मद अली जिन्ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय हुआ था। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय हुआ था कि ये भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ की जनता ने, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की जनता ने जो है दोस्तों जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया था, जिससे खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत दुखी हुए थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान वही हैं जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। सीमांत गांधी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, सीमांत गांधी को फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन को भी संचालित किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हम सिलहट जिला की बात करते हैं। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे दोस्तों, जिन्हें हमने सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी से संबोधित किया जाता था, तो इन्होंने जब देश विभाजन देश का हो गया, जनमत संग्रह के बाद जो है पाकिस्तान में शामिल होने का यह प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों ने फैसला कर लिया, तो सीमांत गांधी ने आवेश में आकर के भारतीय नेताओं को कहा था, कांग्रेस को कहा था कि आपने हमें भेड़ियों का आगे फेंक दिया है। ये नहीं चाहते थे कि यह क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, व्यक्ति थे, तो ये भारत में ही रहना चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई, अब जनमत संग्रह में उस क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान को चुन लिया, तो ये भी मजबूरी बस कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, इसके साथ ही हम सिलहट जिला की बात करते हैं, जो असम में मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र था। तो यहाँ के लोगों ने भी जनमत संग्रह के बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने का सहमति दिया और पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गए सिलहट जिला के लोग। तो यह जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक बार स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, पहला मंत्रिमंडल, यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको जान लेते हैं। ठीक है ना, टॉपिक में अधूरापन नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अगर कोई टॉपिक में लेकर के आया हूँ, उस सेशन को अगर आपने एक बार पूरा देख लिया, तो वहां से आने वाले किसी भी सवाल का उत्तर उस सेशन में ही होगा। इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, तो एक बार आइए देखते हैं कि स्वतंत्र भारत जब देश आजाद हुआ अपना, तो जो पहला मंत्रिमंडल बना था, तो उसमें किन व्यक्ति के पास कौन सा विभाग था, मंत्रालय था। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनके पास ये प्रधानमंत्री तो थे ही, इनके साथ साथ इनके पास विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध थे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो है गृह, सूचना, प्रसारण और राज्य मामले थे। गृह, सूचना व प्रसारण और राज्य मामले किनके पास थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्हें देश आजाद होने के बाद जो है उप प्रधानमंत्री
भी बनाया गया था। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था दोस्तों। भारत के स्वतंत्र भारत के पहली मंत्रिमंडल में जो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाता है, मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा कूट में, 4 मंत्रालय और 4 मिनिस्टर का नाम दे देगा और मिलाने के लिए बोलेगा मैच द कॉलम, तो गलती नहीं करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी नवंबर के महीने में मनाया जाता है, 11 नवंबर को, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं जॉन मथाई की। जॉन मथाई जो थे, डॉक्टर जॉन मथाई, तो इनको रेलवे और परिवहन दिया गया था, ठीक है। तो भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून एवं विधि मंत्री थे। और संविधान सभा में जो इनकी सदस्यता थी वो कहाँ से थी? ये इनकी संविधान सभा में सदस्यता बंगाल से थी। बंगाल से चुनाव जीत कर ये आए थे और संविधान सभा के सदस्य बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वित्त मंत्रालय की। जैसा कि हमने अंतरिम सरकार के संबंध में कई बार चर्चा किया है कि लियाकत अली खान मुस्लिम लीग का सदस्य था और वो बन गया वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बनने के बाद बहुत परेशान किया सरकार को, अंतरिम सरकार को ठीक से चलने नहीं दिया, बहुत व्यवधान पैदा किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो RK शनमुखम चेट्टी जो थे ये भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे, ठीक है। RK शनमुखम चेट्टी भारत के पहले विदेश मंत्री बने थे। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे आजाद भारत में? तो सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे, जो अभी राजनाथ सिंह है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन? सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की। तो ये श्रम मंत्री बनाए गए थे स्वतंत्र भारत की सरकार में। जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे? बाबू जगजीवन राम। इसके साथ ही हम बात करते हैं राजकुमारी अमृत कौर की। तो यह स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी बनी थी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी, तो गलती नहीं करना है, वो व्यक्ति कौन? राजकुमारी अमृत कौर। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास में था दोस्तों, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, यहाँ से परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर हम राष्ट्रमंडल की बात करें तो 1947 के इस अधिनियम के द्वारा यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बस एक बार जान लीजिए। अगर एक बार देख लेंगे तो गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। 1947 के अधिनियम ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने तकनीकी रूप से 15 अगस्त को तो देश आजाद हो गया था। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, मतलब जिस दिन भारत गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, तब तक के लिए जो है भारत का दर्जा कौन सा था? डोमिनियन का दर्जा था, अधिराज्य का दर्जा था। इसे गलत नहीं करना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको लगे कि देश आजाद हो गया तो हो गया, तो देश संपूर्ण रूप से आजाद है, भाई देश आजाद हो गया, लेकिन जो दर्जा था कब तक के लिए? 26 जनवरी 1950 तक के लिए। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 15 अगस्त 1950 से 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जो भारत जिस दिन गणतंत्र बना, उस दिन तक भारत जो है वो एक अधिराज्य था, एक डोमिनियन था, ठीक है। और इस दौरान जो थे, इस अवधि में लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने, तो ये किंग के प्रतिनिधि हुए, और फिर बाद में सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है। तो वो ब्रिटिश क्राउन के औपचारिक प्रतिनिधि के रूप में थे, न कि ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और बाद में सी राजगोपालाचारी जो आए थे, तो ये लोग जो थे, तो ये ब्रिटिश सरकार के औपचारिक प्रतिनिधि नहीं रहे थे। अब इसे ध्यान रहेंगे, ठीक है ना। ये ब्रिटिश सरकार के अब औपचारिक प्रतिनिधि नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ क्राउन के औपचारिक प्रतिनिधि के रूप में ये काम कर रहे थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस अधिनियम के निरसन के संबंध में जो प्रावधान किया गया था।
वो क्या था कि जब भारत का अपना संविधान लागू हो जाएगा, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसके साथ ही जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इन दोनों को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन देश गणतंत्र घोषित हुआ था, संविधान लागू हुआ था, इस दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 के अंतर्गत जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को और भारत सरकार अधिनियम 1935 को दोस्तों निरसित कर दिया गया, रद्द घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अपना देश आजाद हुआ, इस प्रकार अपना देश गणतंत्र हुआ, इस प्रकार इस नए संविधान के माध्यम से भारत संचालित होने लगा दोस्तों, ठीक है। तो यही सारे वो प्रमुख बिंदु थे जो आज के इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि सारी तकनीकी पक्षों पे हमने चर्चा की है, तो उन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपने समझ लिया है। यहाँ से किसी भी आने वाले सवाल को आप गलत नहीं करेंगे। परीक्षा हॉल में आपके चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनेगा यह सेशन। इस सेशन को आप अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए और अपने सलाह और सुझाव जो है हमें अपने महत्वपूर्ण कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। निश्चित रूप से हम आपके लिए और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो जल्दी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।